हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उत्तराखंड पुलिस एसआई फायर के लिए यानी फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में कुल 100 प्रश्न रहने वाले हैं, जिसमें कि लगभग 30 से 35 प्रश्न केमिस्ट्री के, 35 फिजिक्स के और 30 प्रश्न इसमें बायोलॉजी के रहने वाले हैं। कुल 100 प्रश्न रहने वाले हैं। आपके सिलेबस के अनुसार ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, जो कि इजी लेवल का रहने वाला है। तो आपका स्कोर इसमें कितना रहा? यदि आप इसमें 60 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो मतलब आपकी तैयारी ठीक ठाक है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। डॉट डॉट इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ऑप्शन ए अंतः प्रद्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन बी ऑक्सीजन। ऑप्शन सी एटीपी। ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। पूछा गया है कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है। तो आप सभी जानते होंगे, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एटीपी। दोस्तों, एटीपी की बात करें तो एटीपी को हम एनर्जी करेंसी कहते हैं, और जबकि जो पावर हाउस है वह माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है। ये आपको ध्यान रखना है। पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, और एटीपी जो है एनर्जी करेंसी कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, एटीपी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो अभी हमने डिस्कस किया, पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है आपका पावर हाउस ऑफ द सेल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रहने वाला है, डॉट डॉट ने कोशिका शब्द गढ़ा, कॉइन्ड द टर्म सेल। गोबोरचेव, हिमलर, रॉबर्ट हुक, या ऑप्शन डी एंटोनी वैन लेवेनहॉक। तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न का जो सही जवाब था ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ऑप्शन ए है, साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है। साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ऑप्शन बी है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। लाइसोसोम इज नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ऑप्शन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पर जो है गलत स्टेटमेंट है, और बाकी सभी यहाँ पर जो है सही हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। बाकी ऑप्शन बी है, जैसे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आइए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में रिक्तिका का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द वॉक्यूल इन प्लांट्स? ऑप्शन ए है, ये विषाक्त चयापचय अपशिष्टों को संग्रहित करते हैं। दे स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट। वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। दे हेल्प विद द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ऑप्शन सी, वे स्फीति को बनाए रखने में मदद करते हैं। दे हेल्प टू मेंटेन टर्गिडी। ऑप्शन डी, वे संरचनात्मक सहायता प्रदान करते हैं। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। दे हेल्प विद द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाता है, जिससे जल की सांद्रता समान हो जाती है, कहलाती है। यानी द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, thereby equalizing water concentration is called। ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी परासरण, ऑप्शन सी विसरण, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक तने को बिना तोड़े मोड़ने के लिए जिम्मेदार है?
विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ अ स्टेम विदाउट ब्रेकिंग इट? एरन काइमा, ऑप्शन बी क्लोरेन काइमा, ऑप्शन सी कोलेन काइमा और ऑप्शन डी स्क्लेन काइमा। तो दोस्तों इस प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कोलेन काइमा। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आपका स्कोर कितना हो रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि आपका स्कोर 60 से अबव हो रहा है तो मतलब आपकी तैयारी ठीक ठाक है, अदरवाइज़ आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी लेवल का ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस को लिया है, आगे जो है एडवांस क्वेश्चन को भी हम लेंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका स्कोर अच्छा हो तो आप इस प्रैक्टिस सेट को बाय भी कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे 10 प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं। 10 प्रैक्टिस सेट आप प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक से क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सअप नंबर से आप इनको प्राप्त करने के लिए पता कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि? लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स बिकॉज। ऑप्शन ए है यह कोशिका की कोशिका झिल्ली को तोड़ देता है जिससे मृत्यु हो जाती है। इट काउजेज द सेल टू ब्रेक इट्स मेम्ब्रेन काउजिंग डेथ। ऑप्शन बी यह एंजाइम जारी करके आसपास की कोशिकाओं को मारता है। इट किल्स द सराउंडिंग सेल्स बाय रिलीजिंग एंजाइम्स। ऑप्शन सी एंजाइम कोशिकाओं को पचाने में सक्षम है। एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेल्स। या ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी के अणुओं की आवाजाही को कहा जाता है। ऑप्शन ए डिफ्यूजन यानी विसरण, ऑप्शन बी ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी प्लाज्मोलाइसिस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ऑस्मोसिस यानी कि परासरण। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रहने वाला है, अ प्रोकैरियोटिक सेल, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका। ऑप्शन ए है डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, परिभाषित परमाणु झिल्ली नहीं है। ऑप्शन बी डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स, झिल्ली से घिरे कोशिकांग नहीं होते। ऑप्शन सी हैव अ सिंगल क्रोमोसोम, एक ही गुणसूत्र पाया जाता है। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब है। दोस्तों बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें कि वास्तविक नाभिक और झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय, क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं। इसके अलावा जो आनुवंशिक पदार्थ है वह एकल गुणसूत्र पर मौजूद होता है। यूकैरियोटिक गुणसूत्रों के महत्वपूर्ण घटक जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो इसमें नहीं पाया जाता है। इसके अलावा कोशिका भित्ति जो है कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली श्वसन एंजाइमों को ले जाने वाली माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा वे द्विविभाजक द्वारा अलैंगिक रूप से विभाजित होते हैं। प्रजनन की लैंगिक विधि में संयुग्मन इसमें शामिल है। तो इस प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न। यह झिल्ली से बंधे पुटिकाओं की एक प्रणाली है जो एक दूसरे के समांतर ढेर में व्यवस्थित होती है, जिन्हें सिस्टर्न कहा जाता है। ऑप्शन ए है गोल्जी अपरेटस, ऑप्शन प्लास्टिड, ऑप्शन सी है लाइसोसोम, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो सही जवाब है इस गोल्जी अपरेटस। इस प्रश्न का सही जवाब है यहाँ पर गोल्जी अपरेटस, जिसे आप डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फूड मटेरियल्स ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड। निम्नलिखित में से जीवों के किस समूह में खाद्य पदार्थ शरीर के बाहर टूटते हैं और अवशोषित होते हैं? ऑप्शन ए है मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, अमीबा, ऑप्शन बी है यीस्ट, मशरूम, ब्रेड, मोल्ड, ऑप्शन सी है पैरामीशियम, अमीबा, कुस्कुटा, ऑप्शन डी है कुस्कुटा, लीच, टैपवर्म। सही जवाब ऑप्शन बी यीस्ट, मशरूम, ब्रेड, मोल्ड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, द कंसंट्रेशन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की मूवमेंट को कहा जाता है। ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन बी ट्रांसप्रेशन, ऑप्शन सी पेरिस्टालिक मूवमेंट और ऑप्शन डी डाइजेशन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पेरिस्टालिक मूवमेंट।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय एनारोबिक रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। पौधों में अवायवीय श्वसन द्वारा कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ऑप्शन सी है एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और ऑप्शन डी है पायरुवेट। तो इस प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन्स। जब चावल के पानी में आयोडीन घोल की कुछ बूंदें डाली जाती हैं तो घोल का रंग नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ऑप्शन सी स्टार्च और ऑप्शन डी सिंपल प्रोटीन्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टार्च। दोस्तों जब क्या होता है कि हम चावल के पानी में आयोडीन घोल की कुछ बूंद डालते हैं तो घोल नीला काला हो जाता है। ये हमें इंगित करता है कि इसमें क्या है, स्टार्च है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज। मनुष्य में श्वसन वर्णक है कैरोटीन, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन और ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्फाइसीमा। निम्नलिखित में से कौन सा वातस्फीति का महत्वपूर्ण लक्षण है। ऑप्शन ए है वायुकोशीय दीवार नष्ट हो जाती है और फेफड़ों में वायुकोश क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ऑप्शन बी है इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ द लंग टिश्यू, फेफड़ों के ऊतकों की वृद्धि। ऑप्शन सी है श्वसनी दीवारों में सूजन, इन्फ्लेमेशन इन द वॉल ऑफ द ब्रोंच। ऑप्शन डी है फेफड़ों की धमनियों की दीवारों का मोटा होना। इस प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वायुकोशीय दीवार नष्ट हो जाती है और फेफड़ों में वायुकोश क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। Destruction of the alveolar wall and air sacs in the lungs are damaged. अगला प्रश्न है which of the following plants is an example of a cryptogam with vascular tissue। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा संवहनी ऊतकों वाले क्रिप्टोगैम का उदाहरण है। इक्विसेटम, ऑप्शन बी है सिट्रस, ऑप्शन सी मार्केंसिया, ऑप्शन डी जिंकेगो। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इक्विसेटम। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स। निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वतंत्र और स्वतंत्र रूप से रहने वाले नर और मादा गैमेटोफाइट्स नहीं होते हैं। ऑप्शन ए है फ्यूनेरिया, ऑप्शन बी है टेरिस, ऑप्शन सी है सेड्रस और ऑप्शन डी है पॉलिटिचम। तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सेड्रस। अगला प्रश्न है एल्गी आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। निम्नलिखित में से किस विशेषता के आधार पर शैवाल को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए है टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, यानी पिगमेंट के आधार पर। ऑप्शन बी कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति की संरचना के आधार पर। ऑप्शन सी थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी थैलस संगठन के आधार पर। या ऑप्शन डी फूड रिजर्व। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए टाइप्स ऑफ पिगमेंट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्लांट डाइवर्सिफिकेशन इज अ रिजल्ट ऑफ। पादप विविधीकरण का परिणाम है सीड डिस्पर्सल, ऑप्शन बी सडनली अपीयर्ड, ऑप्शन सी एब्रप्ट म्यूटेशंस और ऑप्शन डी अ लॉन्ग पीरियड ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी विकासवादी परिवर्तनों की एक लंबी अवधि, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न डोमिनेशन ऑफ एंजियोस्पर्म ऑन लैंड ड्यू टू।
भूमि पर एंजियोस्पर्मों का प्रभुत्व किसके कारण है? ऑप्शन ए है डोमेस्टिफिकेशन, ऑप्शन बी है सेल्फ पॉलिनेशन, ऑप्शन सी है लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, ऑप्शन डी है एडेप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट्स। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, विविध आवासों में अनुकूलनशीलता। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मेंडल ने निम्नलिखित पर काम करके अपने प्रसिद्ध प्रजनन प्रयोग किए। मेंडल कंडक्ट्स हिज फेमस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स बाय वर्किंग ऑन द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है ड्रोसोफिला, ऑप्शन बी है एस्चेरिचिया कोलाई, ऑप्शन सी है पायसम सटाइवम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, पायसम सटाइमा। आप सभी जानते होंगे मटर के पौधे पर जो है मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विच सेक्शन ऑफ डीएनए प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन। डीएनए का कौन सा भाग एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, ट्राइट और ऑप्शन डी जीन। तो ऑप्शन डी जीन इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक भिन्नता का उदाहरण है? ऑप्शन ए है वन पर्सन हैज़ अ स्कार बट हिज फ्रेंड डजंट। एक व्यक्ति को चोट का निशान है लेकिन उसके दोस्त को नहीं। ऑप्शन बी है वन पर्सन इज ओल्डर देन अदर। ऑप्शन सी है रीटा ईट्स मीट बट हिज सिस्टर लीसा इज अ वेजिटेरियन। ऑप्शन डी है टू चिल्ड्रन हैव डिफरेंट आई कलर। दो बच्चों की आँख का रंग अलग अलग। तो ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, कि जो कि जेनेटिक वेरिएशन का एक उदाहरण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मटर में एक शुद्ध लंबे टीटी को एक शुद्ध छोटे पौधे टीटी के साथ संकर कराया जाता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1:1। अगला प्रश्न है humans have two different sex chromosome X and Y. Based on Mendel's law, a male offspring will इनहेरिट विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम। मनुष्य में दो अलग अलग लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स और वाई। मेंडल के नियम के आधार पर एक पुरुष संतान को गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन विरासत में मिलेगा? ऑप्शन ए है बोथ एक्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। दोनों एक्स गुणसूत्र अपने माता पिता में से किसी एक से हैं। बोथ द वाई क्रोमोसोम फ्रॉम वन ऑफ इट्स पेरेंट। दोनों वाई गुणसूत्र अपने माता पिता में से एक से हैं। ऑप्शन सी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम विच ईदर ऑफ इट्स पेरेंट्स। ऑप्शन डी है अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईदर ऑफ इट्स पेरेंट्स। अपने माता पिता में से किसी एक से एक्स और वाई गुणसूत्र का संयोजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है टू पेयर प्लांट्स, वन विद राउंड ग्रीन सीड RRYY and another with wrinkled yellow RRYY seeds produce F1 that प्रोजनी have round yellow RRYY seeds. When F1 plants are self-pollinated, the F2 progeny will have a new combination of characters. Choose the new combination from the following. मटर के दो पौधे, एक गोल हरे बीज और दूसरा झुर्रीदार पीले बीज के साथ F1 संतान पैदा करता है जिनके बीज गोल पीले होते हैं। जब F1 पौधे स्वपरागित होते हैं तो F2 संतान में लक्षणों का एक नया संयोजन होगा। निम्नलिखित में से नए संयोजन चुनें। ऑप्शन ए है राउंड येलो यानी गोल पीला, ऑप्शन सेकंड है राउंड ग्रीन गोल हरा, ऑप्शन सी है ऑप्शन थर्ड रिंकल्ड येलो झुर्रीदार पीला और ऑप्शन फोर्थ है रिंकल्ड ग्रीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी फर्स्ट और चौथा, यानी कि गोल पीला और झुर्रीदार हरा।
देखते हैं अगला प्रश्न है मिलर और उरे ने कार्बनिक यौगिकों से जीवन की उत्पत्ति सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने जो गैसें ली थी वे थी ऑप्शन ए मीथेन, ईथेन, अमोनिया और वाटर वेपर। ऑप्शन बी है मीथेन, ईथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया। ऑप्शन सी है अमोनिया, वाटर वेपर, ब्यूटेन और हाइड्रोजन। ऑप्शन डी है मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एनालोगस ऑर्गन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुरूप अंगों का एक जोड़ा है। ए है कबूतर और चमगादड़ के पंख। ऑप्शन बी है एक मेढक और एक पक्षी के अग्रपाद। फोर लिम्स ऑफ अ फ्रॉग एंड अ बर्ड। ऑप्शन सी है फोर लिम्स ऑफ अ रैबिट एंड अ लिजर्ड, खरगोश और छिपकली के अग्रपाद। और ऑप्शन डी है लीव्स ऑफ अ पिचर प्लांट एंड अ वेनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट की पत्तियां और वीनस फ्लाई ट्रैप। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है टू पिंक कलर्ड फ्लावर्स ऑन क्रॉसिंग रिजल्ट इन वन रेड, टू पिंक एंड वन वाइट फ्लावर प्रोगेनी। द नेचर ऑफ द क्रॉस विल बी। दो गुलाबी रंग के फूलों को पार क्रॉस कराने पर एक लाल, दो गुलाबी और एक सफ़ेद फूल वाली संतान प्राप्त हुई। क्रॉस की प्रकृति होगी ऑप्शन ए डबल फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी सेल्फ पॉलिनेशन, ऑप्शन सी क्रॉस फर्टिलाइजेशन और ऑप्शन डी नो फर्टिलाइजेशन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है अ जाइगोट which has an X chromosome inherited from the father will develop into a। एक यूगनस जिसमें पिता से विरासत में मिला एक्स गुणसूत्र होता है विकसित होगा। ऑप्शन ए बॉय, ऑप्शन बी गर्ल, ऑप्शन सी क्रोमोसोम्स डज नॉट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड और ऑप्शन डी ईदर बॉय और गर्ल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गर्ल। अगला प्रश्न है द सरप्राइज प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय मिलर एंड उरे वर। मिलर और उरे द्वारा किए गए प्रयोग में बने आश्चर्यजनक उत्पाद थे। ऑप्शन ए पेप्टाइड्स, ऑप्शन बी अमीनो एसिड, ऑप्शन सी न्यूक्लियोटाइड और ऑप्शन डी न्यूक्लिक एसिड। सही जवाब है ऑप्शन बी अमीनो एसिड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट मेंशन्ड दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड revolve in certain stable orbits without the emission of रेडिएंट एनर्जी। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने उल्लेख किया कि एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के बिना कुछ स्थिर कक्षाओं में घूम सकता है। ऑप्शन ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी नेल्स बोर और ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। तो दोस्तों इस प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नील्स बोर। ऑप्शन नंबर सी नील्स बोर। दोस्तों नील्स बोर वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया कि परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन विकिरण ऊर्जा के बिना कुछ स्थिर कक्षाओं में घूम सकता है। अगला प्रश्न है विच ऑटोमिक मॉडल डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किस परमाणु मॉडल ने परमाणु के नाभिक की खोज की। ऑप्शन ए है बोहर परमाणु मॉडल, ऑप्शन बी है डाल्टन परमाणु मॉडल, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड्स ऑटोमिक मॉडल और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो सही जवाब है ऑप्शन सी रदरफोर्ड्स परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की कुछ विशेषताएं हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, यानी कि परमाणु का जो अधिकांश स्थान होता है वह रिक्त होता है। एंड एट द सेंटर ऑफ एन एटम हैविंग अ टाइनी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड अ न्यूक्लियस। परमाणु के केंद्र में एक छोटा धनावेशित कण होता है जिसे नाभिक कहते हैं। द सेंटर न्यूक्लियस हैज़ ऑल द मास ऑफ एन एटम। केंद्रीय नाभिक में परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान होता है। इसके अलावा
The amount of positive charge at the nucleus is equal to the total amount of negative charge on all the electrons of the atom. यानी कि नाभिक पर धनात्मक आवेश की मात्रा परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉनों पर ऋणात्मक आवेश की कुल मात्रा के बराबर होती है। इसके अलावा ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड कोलम फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपेटल फोर्स। यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं और कूलाम बल अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तो ये इसके कुछ विशेषताएं हैं। आइए डिस्कस करते हैं अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन की खोज ने की थी। ऑप्शन ए है जे थॉमसन, ऑप्शन बी है चैडविक, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड और ऑप्शन डी है प्रिस्टली। तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी चैडविक। ऑप्शन बी चैडविक इस प्रश्न का सही जवाब है। चैडविक ने 1932 में जो न्यूट्रल पार्टिकल है न्यूट्रॉन, उसकी खोज की थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है द न्यूक्लियस ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, किसी परमाणु नाभिक की त्रिज्या किस क्रम की होती है। ऑप्शन ए है 10⁻⁻10 मीटर, ऑप्शन बी है 10⁻⁻13 मीटर, ऑप्शन सी है 10⁻⁻15 मीटर और ऑप्शन डी है 10⁻⁸ मीटर। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या जो होती है 10⁻⁻15 क्रम की होती है। तो यह इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, किसी तत्व के समस्थानिकों में होता है। ऑप्शन ए डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, विभिन्न रासायनिक और भौतिक गुण, ऑप्शन बी सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, समान रासायनिक और भौतिक गुण, ऑप्शन सी सिमिलर केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, समान रासायनिक लेकिन भिन्न भौतिक गुण, और ऑप्शन डी है सिमिलर फिजिकल बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, समान भौतिक लेकिन भिन्न रासायनिक गुण। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी सिमिलर केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। दोस्तों एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उनको आइसोटोप कहते हैं। इसलिए उनमें समान रसायन होते हैं लेकिन भिन्न भौतिक गुण होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट्स आइसोबार्स, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आइसोबार का प्रतिनिधित्व करता है। 3He2 एंड 4He2, ऑप्शन बी 24Mg12 एंड 25Mg12, ऑप्शन सी 40K19 एंड 40Ca20, 40K19 एंड 39K19। दोस्तों सही जवाब है यहाँ पर जो आइसोबार का प्रतिनिधित्व वह है आपका ऑप्शन नंबर सी 40K19 एंड 40Ca20। दोस्तों आइसोबार की बात करें तो विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है उनको हम आइसोबार कहते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है द एटॉमिक ऑर्बिटल इज, परमाणु कक्षक है इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार पथ, ऑप्शन बी अंडाकार आकार की कक्षा, ऑप्शन सी 3 डायमेंशनल फील्ड अराउंड न्यूक्लियस और ऑप्शन डी वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अधिकतम होती है, द रीजन इन विच देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। डी इसका सही जवाब है वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अधिकतम होती है कक्षक कहलाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है
According to Aufbau principle, a new electron enters the orbital when. अबॉव सिद्धांत के अनुसार एक नया इलेक्ट्रॉन कक्षा में प्रवेश करता है। ऑप्शन ए n+1 इज मिनिमम, ऑप्शन बी n+1 इज मैक्सिमम, ऑप्शन सी n+m इज मिनिमम और ऑप्शन डी n+m इज मैक्सिमम। सही जवाब है ऑप्शन ए। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 37 और परमाणु क्रमांक 17 है। प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या होती है बराबर 17, यानी कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वह परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हाउ मनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ He। 40 ग्राम He में कितने मोल मौजूद हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 10 मोल। हीलियम के 1 मोल बराबर 4 ग्राम, इसलिए 40 ग्राम में 10 मोल। अगला प्रश्न है एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 35.5। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। The size of nucleus is very large compared to the size of the atom. There is a positively charged center in an atom which is called nucleus. परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। परमाणु में एक धन आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। Only one, only two, both A and B। ऑप्शन डी neither A nor B। सही जवाब है ऑप्शन बी ओनली 2। परमाणु में एक धनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लीस्ट एटॉमिक रेडियस। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे कम है? ऑप्शन ए लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन या मोर देन वन ऑफ द अबव। सही जवाब है ऑक्सीजन। The shortest distance between the atom's nuclei and the outermost cell of the atom is called the atomic radius। परमाणु के नाभिक और परमाणु के सबसे बाहरी आवरण के बीच की सबसे छोटी दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ केमिकल मिक्सचर। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक मिश्रण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए है अ कंपाउंड मेड फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स, विभिन्न तत्वों से बना एक यौगिक। ऑप्शन बी अ सब्सटेंस मेड थ्रू केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन से बना पदार्थ। ऑप्शन सी व्हेन टू सब्सटेंसेस आर कंबाइंड बट आर नॉट केमिकली बाउंडेड, जब दो पदार्थ संयुक्त होते हैं लेकिन रासायनिक रूप से बंधे नहीं होते। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी when two substances are combined but are not chemically bonded। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है which of the following is an example of a homogeneous mixture। निम्नलिखित में से कौन सजातीय मिश्रण का उदाहरण है? ऑप्शन ए सल्ट वाटर, नमक का पानी, ऑप्शन बी ब्लड, ऑप्शन सी मेटल अलॉय और ऑप्शन डी एयर। सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए एंड सी, यानी इस नमक का पानी और मेटल अलॉय मिश्र धातु। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इन व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर द सब्सटेंसेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। किस प्रकार के मिश्रण में पदार्थ पूरे मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं?
सजातीय, विजातीय, ऑल टाइप ऑफ मिक्सर, या ऑप्शन डी किसी प्रकार का मिश्रण नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए सजातीय यानी कि होमोजेनियस। होमोजेनियस, सजातीय। अगला प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज स्टील। स्टील किस प्रकार का मिश्रण है? अलॉय, सस्पेंशन, सॉल्यूशन या कोलाइड। सही जवाब है ऑप्शन ए अलॉय। अगला प्रश्न है हाउ कैन द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर बी रिमूव्ड। जल की स्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है? ऑप्शन ए है बाई एडिंग ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा मिलाने से। ऑप्शन बी बाई एडिंग ऑफ बेकिंग सोडा। ऑप्शन सी है बाई बॉइलिंग और ऑप्शन डी है बाई एडिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट मिलाने से। सही जवाब है ऑप्शन ए बाई एडिंग ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा मिलाने से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है व्हेन टर्मरिक स्टेन ऑन अ वाइट शर्ट इट इज वॉश्ड विद सोप इट टर्न्स रेड बिकॉज। सफ़ेद शर्ट में लगे हल्दी के दाग को जब साबुन से धोया जाता है तो वह लाल हो जाता है, क्योंकि साबुन में फेनॉल होता है, साबुन में लिटमस होता है, सोप इज अल्कलाइन इन नेचर, साबुन प्रकृति में क्षारीय होता है, या ऑप्शन डी साबुन में इंडिगो लाइट होता है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, साबुन प्रकृति में क्षारीय होता है। सोप इज अल्कलाइन इन नेचर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सोप टू क्रिएट फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज। साबुन में झागदार गुण बनाने के लिए कौन से तत्व मिलते हैं? ऑप्शन ए है सोडियम रोजिनेट, ऑप्शन बी है पोटेशियम फ्लोराइड, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम सल्फेट और ऑप्शन डी है कैल्शियम कार्बोनेट। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सोडियम रोजिनेट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ग्लिसरॉल इज एडेड टू सोप, व्हाट इज इट्स फंक्शन। साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, इसका क्या कार्य है? फॉर कलर फास्टनेस, रंग स्थिरता के लिए। ऑप्शन बी टू प्रिवेंट क्विक ड्राइंग, जल्दी सूखने से रोकने के लिए। ऑप्शन सी है टू रिलीफ ईचिंग और ऑप्शन डी है फॉर फ्रेगनेंस। ऑप्शन सी है खुजली से राहत पाने के लिए और ऑप्शन डी है फॉर फ्रेगनेंस। सही जवाब है ऑप्शन बी टू प्रिवेंट क्विक ड्राइंग, जल्दी सूखने से रोकने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इन विच सॉल्यूशन इज द सोप डिप्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट सोप। पारदर्शी साबुन के निर्माण में साबुन को किस घोल में डुबाया जाता है? ऑप्शन ए है बॉइलिंग वाटर, ऑप्शन बी है मिनरल ऑयल, ऑप्शन सी है आयरन सल्फेट और ऑप्शन डी है एथेनॉल। सही जवाब है ऑप्शन डी एथेनॉल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर एडेड टू डिटर्जेंट टू कीप इट ड्राई। अपमार्जक को शुष्क बनाए रखने के लिए इसमें से कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं? ऑप्शन ए है सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन बी है बोरिक एसिड, ऑप्शन सी है पोटेशियम फ्लोराइड, ऑप्शन डी है सुपर फॉस्फेट। सही जवाब है ऑप्शन ए सोडियम सिलिकेट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। व्हाट इज एडेड टू डिटर्जेंट टू प्रोड्यूस शाइन इन क्लोथ्स। कपड़ों में चमक उत्पन्न करने के लिए अपमार्जक में मिलाया जाता है। सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम बोरेट और ऑप्शन डी सोडियम पेरबोरेट। सही जवाब है ऑप्शन डी सोडियम पेरबोरेट। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है डिटर्जेंट गिव्स फॉर्म व्हेन यूज्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। अपमार्जक का प्रयोग निम्न में से किसके साथ करने पर झाग देता है? कठोर जल में, कठोर और शीतल जल दोनों के साथ, इन सॉफ्ट वाटर, या ऑप्शन डी इन हाई टेम्परेचर वाटर। सही जवाब है ऑप्शन बी विद बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। अगला प्रश्न है व्हाट डज एल्यूमिनियम कार्बाइड प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलाइसिस। एल्यूमिनियम कार्बाइड हाइड्रोलिसिस पर क्या उत्पन्न करता है? सही जवाब है ऑप्शन डी CH4 यानी कि मीथेन। एल्यूमिनियम कार्बाइड प्रोड्यूस मीथेन।
हाइड्रोलाइसिस पर एल्युमिनियम कार्बाइड मीथेन उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर रिएक्शन के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमंग ओ एफ एंड सी एल। ओ एफ एंड सी एल के बीच इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो सही क्रम है वह यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वह सबसे अधिक है, ओ एफ सी एल, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। क्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वह यहाँ पर सबसे अधिक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप 15 ट्री फ्लोराइड्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स। निम्नलिखित समूहों 15 ट्राईफ्लोराइडों को गलनांक के सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इज VF3, ASF3, SBF3 और BIF3। अगला प्रश्न है अमंग द कंपाउंड्स बिलो विच कंपाउंड्स हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। नीचे दिए गए यौगिक में से किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है? शून्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों लोन पेयर होने की वजह से यहाँ पर नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप 14 हाइड्राइड्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। निम्नलिखित समूहों 14 के हाइड्राइडों को उनके क्वथनांक के सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए SnH4, GH4, SiH4 और CH4। दोस्तों डाउन द ग्रुप मोलिकुलर मास इंक्रीज देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ता है। जितना हम समूह में नीचे जाते हैं तो मोलिकुलर मास बढ़ता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है येलो जलीय सिल्वर नाइट्रेट को किसके घोल में मिलाने से एक पीला अवक्षेप बनता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इन लिक्विड AlCl3 एंड क्रिस्टलाइन AlCl3। द्रव AlCl3 और क्रिस्टली AlCl3 में एल्यूमिनियम की समन्वय संख्या क्या है? ऑप्शन ए है 6 और 6, ऑप्शन बी है 4 एंड 4, सी है 3 और 6 और ऑप्शन डी है 4 और 6। तो दोस्तों लिक्विड और क्रिस्टलाई AlCl3 में एल्यूमिनियम की समन्वय संख्या अलग अलग होती है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है अलग अलग होती है। लिक्विड AlCl3 में एल्यूमिनियम का समन्वयक संख्या 4 होता है, जहां एल्यूमिनियम आयन AlCl3 प्लस 4 क्लोराइड आयनों से घिरा होता है, जो टेट्राहेड्रल ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। इसके अलावा जो क्रिस्टलाइन AlCl3 में एल्यूमिनियम की समन्वय संख्या जो है 6 होती है, जहां एल्यूमिनियम AlCl3 6 क्लोराइड आयनों से घिरा होता है, जो ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। दोस्तों यह समन्वय संख्या में अंतर जो है लिक्विड और क्रिस्टलाइन अवस्था में एल्यूमिनियम क्लोराइड की विभिन्न संरचनाओं के कारण होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 और 6। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अरेंज द वेरियस स्टेट ऑफ CO2 इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर एंट्रोपी। CO2 की विभिन्न अवस्थाओं को उनकी एंट्रोपी के सही क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए है CO2 गैस, CO2 लिक्विड, CO2 सॉलिड। बी है CO2 लिक्विड, CO2 सॉलिड, CO2 गैस। ऑप्शन सी है CO2 गैस, CO2 सॉलिड और CO2 लिक्विड। ऑप्शन डी है CO2 सॉलिड, CO2 लिक्विड, CO2 गैस। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एंट्रोपी की। दोस्तों एंट्रोपी एक रैंडमनेस है
जहाँ रैंडमनेस इज मैक्सिमम इन गैस, जो यादृच्छिकता होती है वो गैस में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद जो सॉलिड में। तो एंट्रोपी जो है CO2 की गैसीय अवस्था में सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही जवाब होगा कि जो एंट्रोपी है वह सबसे ज़्यादा गैस में, फिर तरल में, फिर ठोस में होगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच कंपाउंड हैज़ द लोवेस्ट डिग्री ऑफ आयोनिक करेक्टर। किस यौगिक में आयनिक गुण की मात्रा सबसे कम है? ऑप्शन ए है MgCl2, ऑप्शन बी है NaCl, ऑप्शन सी है AlCl3, ऑप्शन डी है CaCl2। सही जवाब ऑप्शन सी AlCl3। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विच अमंग दीज हैज़ द हाइएस्ट बॉन्ड एंगल। इनमें से किसका बंध कोण सबसे अधिक है? NH3, NF3, VF3 और PS3। सही जवाब है ऑप्शन सी। दोस्तों BF3 का जो बंध कोण है वह 120 डिग्री है। NH3 का बंध कोण की बात करें तो 160 डिग्री, NF3 का बंध कोण की बात करें तो 102 डिग्री, तथा PF3 का 93.5 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड एंगल। निम्नलिखित में से समूह 16 के किस तत्व का बंध कोण सबसे अधिक है? H2O, H2S, H2Se, H2Re। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है H2O। H2O का बंध कोण होता है 104.5 डिग्री, जबकि H2S, H2Se, H2Re का बंध कोण लगभग 90 डिग्री होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द B2 मॉलिक्यूल्स। B2 अणु का बंध क्रम क्या है? 0, 1, 2 या 3। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी 0। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में निम्नलिखित में से किस घटना का उपयोग किया जाता है? रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम। प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर यात्रा करता है। लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करता है। ऑप्शन सी, लाइट ट्रेवल्स इन वाटर ओनली। प्रकाश जल में ही गमन करता है। और ऑप्शन डी, लाइट ट्रेवल्स इन द एयर ओनली। प्रकाश हवा में ही गमन करता है। सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अ कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन अ लिक्विड whose refractive index is equal to the refractive index of the lens, then what is its focal length। एक उत्तल लेंस को एक तरल पदार्थ में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तो इसकी फोकस दूरी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, फोकल लेंथ विल बी बिकम इन्फिनाइट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फॉर अ टेलीस्कोप द लार्जर द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। किसी दूरबीन के लिए अभिदृश्यक लेंस का व्यास जितना बड़ा होगा, ग्रेटर द रिजॉल्विंग पावर, आवर्धन शक्ति अधिक होगी। ऑप्शन बी, ग्रेटर द मैग्नीफाइंग पावर। ऑप्शन सी, स्मॉलर द रिजॉल्विंग पावर। और ऑप्शन डी, स्मॉलर द मैग्नीफाइंग पावर।
आवर्धन शक्ति उतनी छोटी होगी। सही जवाब ऑप्शन ए, आवर्धन शक्ति अधिक होगी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट डाइवर्ट्स द मोस्ट व्हेन इट पास थ्रू अ प्रिज्म। निम्नलिखित में से कौन सी रोशनी प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलित होती है। ऑप्शन ए है रेड लाइट, ऑप्शन बी वॉयलेट लाइट, ऑप्शन सी नीदर ए नॉर बी, और बोथ ए एंड बी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वॉयलेट लाइट, बैगनी रोशनी। दोस्तों, जब बैगनी प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका विचलन सबसे अधिक होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ लाइट रिजल्ट इन अ मर्ज। निम्नलिखित में से प्रकाश की किस घटना के परिणाम स्वरूप मृग तृष्णा उत्पन्न होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम। निम्नलिखित में से किसके लिए दृश्य क्षेत्र अधिकतम है। कॉनकेव मिरर, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन सी प्लेन मिरर, और ऑप्शन डी सिलेंड्रिकल मिरर। सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स मिरर। अगला प्रश्न है, व्हाट हैपन व्हेन द लाइट इज रिफ्रैक्टेड इनटू अ मीडियम। क्या होता है जब प्रकाश किसी माध्यम में अपवर्तित होता है। बोथ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट इंक्रीज। प्रकाश की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य दोनों बढ़ जाते हैं। ऑप्शन बी, द वेवलेंथ इंक्रीज बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। ऑप्शन सी, बोथ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, और ऑप्शन डी, द वेवलेंथ डिक्रीज बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है लेकिन आवृत्ति स्थिर रहती है। सही जवाब ऑप्शन बी, द वेवलेंथ इंक्रीज बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में किस घटना का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, ऑप्शन बी है विवर्तन, ऑप्शन सी है स्केटिंग, और ऑप्शन डी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। सही जवाब ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ऑप्शन बी लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ऑप्शन सी लाइट ट्रेवल्स इन वाटर ओनली, और ऑप्शन डी लाइट ट्रेवल्स इन एयर ओनली। सही जवाब है यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड टू डू मैक्सिमम वर्क डन ऑन द आइडियल गैस इफ द गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। आदर्श गैस पर अधिकतम कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है यदि गैस को उसके प्रारंभिक आयतन के आधे तक संपीड़ित किया जाता है। आइसोथर्मल, आइसोक्रोन, आइसोक्लोरिक, आइसोबारिक, और एडियाबैटिक। सही जवाब ऑप्शन डी, एडियाबैटिक। अगला प्रश्न है, व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। किसी प्रतिक्रिया के सभी तापमानों पर स्वतः होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर डेल्टा जी एंड डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इफ द फॉरवर्ड वोल्टेज इन अ सेमीकंडक्टर डायोड इज डबल्ड द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर। यदि अर्धचालक डायोड में अग्र वोल्टेज को दुगना कर दिया जाए तो ह्रास परत की चौड़ाई होगी। बिकम हाफ, बिकम वन फोर्थ, रिमेन्स अनचेंज्ड, और बिकम डबल।
तो इस प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिकम हाफ। Which is the type of collision in which both the linear momentum and the kinetic energy of the system remains conserved? टक्कर का वह कौन सा प्रकार है जिसमें प्रणाली का रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, इलास्टिक कोलिजन। अगला प्रश्न है, कोलिजन बिटवीन मार्बल बॉल्स इज विच टाइप ऑफ कोलिजन? संगमरमर की गेंदों के बीच टकराव किस प्रकार का टकराव है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, इलास्टिक कोलिजन। अगला प्रश्न देखते हैं, द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी बाय वाइट ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज। किसी पिंड की गति के कारण उसमें उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी? सही जवाब ऑप्शन। अगला प्रश्न है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉल ऑफ मास 5 kg प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड। जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर रखी 5 किलो द्रव्यमान की एक गेंद में संग्रहित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 147.15 जूल। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पावर यूटिलाइज्ड व्हेन वर्क ऑफ 1000 जूल इज डन इन 2 सेकेंड? 2 सेकंड में 1000 जूल का कार्य करने पर प्रयुक्त शक्ति क्या होगी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 500 वाट। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अगला प्रश्न है, स्टेट ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी इट स्टेट्स दैट मास एंड एनर्जी आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल। सत्य असत्य बताना है। द्रव्यमान और ऊर्जा की तुल्यता के अनुसार यह बताता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा परस्पर परिवर्तनीय नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित द्रव्यमान और ऊर्जा की तुल्यता के अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा परस्पर परिवर्तनीय है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विच वन हैज हाइयर काइनेटिक एनर्जी? बोथ लाइट एंड हैवी बॉडीज हैव इक्वल मोमेंटा। किसकी गतिज ऊर्जा अधिक है? हल्के और भारी दोनों पिंडों का संवेग समान होता है। हैवी बॉडी, लाइट बॉडी, बोथ, नन ऑफ द ऑप्शंस। सही जवाब है लाइट बॉडी। दोस्तों, क्योंकि भारी वस्तु और हल्की वस्तु के संवेग समान होते हैं, इसलिए हल्की वस्तु का वेग जो है भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है। साथ ही गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। तो ऑप्शन बी, लाइट बॉडी, इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेटिंग 1000 watt is used for 5 hours per day for 20 days. What is the electrical energy utilized? 1000 वॉट रेटिंग का एक इलेक्ट्रिक हीटर 20 दिन के लिए प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाता है। उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा क्या है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए हम इसको फॉर्मूला यूज करते हैं, पावर इनटू टाइम। तो ये हो गया आपका 100 किलोवाट। ऑप्शन नंबर ए। प्रति इकाई समय में संपीड़न या विरलन द्वारा तय की गई दूरी देती है। ऑप्शन ए, ध्वनि तरंग का घनत्व। ऑप्शन बी, स्पीड ऑफ साउंड। ऑप्शन सी, वेवलेंथ ऑफ साउंड। और ऑप्शन डी, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो सही जवाब है द डिस्टेंस विच कंप्रेशन ऑफ अ रिफ्रैक्शन ट्रेवल्स पर यूनिट टू टाइम गिव्स स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की गति।
अगला प्रश्न है साउंड ट्रेवल्स थ्रू विच मीडियम, ध्वनि किस माध्यम से यात्रा कर सकती है। तो ऑप्शन ए है ठोस, ऑप्शन बी है तरल, ऑप्शन सी है गैस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है जिसे के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रतिबिंब, ऑप्शन सी रिफ्रैक्शन और ऑप्शन डी कंप्रेशन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कंप्रेशन यानी दबाव। अगला प्रश्न है व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव बैकवर्ड्स इट क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर कॉल्ड, जब कंपन करने वाली वस्तु पीछे की ओर चलती है तो यह निम्न दबाव का एक क्षेत्र बनाती है जिसे कहा जाता है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या रेट्रोडक्शन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रिफ्रैक्शन। अगला प्रश्न है द फिनोमिना वेयर अ साउंड प्रोड्यूस इज हियर्ड अगेन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है कहलाती है साउंड बाउंस, मायरेज, इको या इंटरफेरेंस। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एन इको। अगला प्रश्न है द नंबर ऑफ कंप्रेशंस और रिफ्रैक्शंस पर यूनिट टाइम गिव्स, प्रति इकाई समय में संपीड़न या अवरलन की संख्या देती है। ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी टाइम पीरियड, ऑप्शन सी एम्पलीट्यूड और ऑप्शन डी पिच। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पिच यानी आवाज़ का उतार चढ़ाव। अगला प्रश्न है साउंड वेव्स इन एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वायु में ध्वनि तरंगें का उदाहरण है। ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन बी ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव ऑप्शन। तो इस प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी अनुप्रस्थ तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगला प्रश्न है देखते हैं। अगला प्रश्न है द फोर्स extracted on a current carrying wire placed in a magnetic field is zero when the angle between the wire and the direction of the magnetic field is, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही तार पर लगने वाला बल शून्य होता है जब तार और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण होता है। ऑप्शन ए 180 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री या ऑप्शन डी 60 डिग्री। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 180 डिग्री। अगला और आखिरी प्रश्न है द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज व्हेन अ मिसाइल इज लॉन्च्ड विद अ वेलोसिटी लेस देन द एस्केप वेलोसिटी, गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग तब होता है जब मिसाइल को पलायन वेग से कम वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। यानी यहाँ पे पूछा गया है कि गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग तब कितना होता है जब किसी मिसाइल को पलायन वेग से कम वेग के साथ प्रक्षेपित किया जाता है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी पॉजिटिव और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज ऑप्शंस। सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नेगेटिव। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और यदि उत्तराखंड पुलिस SI फायर के लिए आप प्रैक्टिस सेट बाई करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पता कर सकते हैं इसके बारे में। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।